हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपक चौधरी इन केमिस्ट्री। आज हम क्या करेंगे, जिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें क्या है। ये केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आपको एटम का नहीं पता है तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा ही प्रॉब्लम रहेगी। तो चलिए आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझेंगे कि क्या क्या एटम में है जी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि एटम क्या है जी। देखिए, हमारे सराउंडिंग में या इन्वायरमेंट में जो भी हमारे सामने चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, वो किसी ना किसी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। और इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। या मैं क्या कह सकता हूँ कि ऑल मैटर या सब्सटेंसेस, ऑल मैटर या जो भी सब्सटेंसेस है हमारे सराउंडिंग में, ऑल मैटर इन आवर सराउंडिंग, अराउंड आवर सराउंडिंग भी कह सकते हैं, अराउंड आवर सराउंडिंग, अराउंड आवर सराउंडिंग, ऑल मैटर अराउंड आवर सराउंडिंग is made up of small particles। कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है जी जो भी चीजें हमारे यूनिवर्स में है। और इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स। तो ऑल मैटर अराउंड आवर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है जी। तो हमको क्या समझ आया कि कोई भी एटम है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जितने भी हमारे सराउंडिंग में या यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कर रहे हैं, एटम्स। अब जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे ये एटम्स बना हुआ है, ठीक है जी, जो भी ये छोटे छोटे पार्टिकल है जिससे एटम बना हुआ। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या है जी, हमको पता है कोई भी एटम है वो जनरली क्या होता है जी, 3 पार्टिकल से मिलके बना हुआ जी। कोई भी एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलके बना है। हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा प्रोटॉन, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, और तीसरा क्या होगा जी, न्यूट्रॉन। कोई भी एटम जो है यूनिवर्स में या हमारे सराउंडिंग में वो किन 3 पार्टिकल से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। और हमको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है जी, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो कैसा है जी, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है जी, न्यूट्रल जो है जी, नाम से ही पता चल रहा है ये न्यूट्रल है जी, इस पे कोई चार्ज नहीं है जी न्यूट्रॉन पे। ठीक है जी। फिर इनके देख लेते हैं जी, किसका मास बड़ा है किसका मास छोटा है, इनके बाद देख लेते हैं। प्रोटॉन का अगर मैं मास कहूं तो इसका मास कितना है जी, मास ऑफ प्रोटॉन। मोल कंसेप्ट भी पढ़ाया जी आपको, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है जी। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो नियरली क्या होता है जी, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये सब बात जो है हमने कहा डिस्कस की थी, मोल कंसेप्ट में भी डिस्कस किया था। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका मास बड़ा है जी, प्रोटॉन का मास बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 1000 टाइम्स छोटा होता है जी प्रोटॉन के। ठीक है। तो आपको ये समझ आया अभी तक। अगर मैं सारे समराइज करूं तो एटम क्या है जी, जितना भी मैटर है या सराउंडिंग में है, हमारे सराउंडिंग में जितना भी मैटर या सब्सटेंसेस है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने। और इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो एटम्स जो स्मॉल पार्टिकल है, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर वो कौन कौन से जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है जी, नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है जी, उस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, प्रोटॉन का मास पता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है जी, नियरली इक्वल है जी। और बड़ा मास किसका है जी, प्रोटॉन का। छोटा किसका है जी, इलेक्ट्रॉन का मास है जी। तो इतनी बातें आपको समझ आई कि एटम क्या है। अब हमको समझना क्या है जी कि स्ट्रक्चर कैसा होता है किसी एटम का। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज आई है। अब कुछ साइंटिस्टों ने इनकी डिस्कवरी भी की थी। जब एटम साइंटिस्ट ने बताया, जहाँ जोहान्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताई थी,
जोहान्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो ये कहता है कि जो भी एटम से कोई भी एटम है वो क्या हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है किसी भी एटम के। तो अगर आपसे जनरली अगर आप किसी एग्जाम में पूछे और आपसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की, तो आप क्या होगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप इतने सारे साइंटिस्ट के नाम पढ़ते आए हैं। वहां पर आपने नाम सुने होंगे जोहन डाल्टन का, थॉमस का, रुदरफोर्ड का, नील बोर्स का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ट्रिक क्या है जी, कैसे आप याद रख सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज की, कौन से पार्टिकल की डिस्कवरी की है। तो एक छोटी सी ट्रिक है जी, ईट पर नाच, ईट पर नाच, ठीक है जी। ये एक छोटी सी ट्रिक है जी, ईट पर नाच। इससे क्या पता चला जी, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया जी, मुझे पता चला थॉमसन ने किया। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया जी, मुझे पता चला रुदरफोर्ड ने किया। आर फॉर रुदरफोर्ड, टी फॉर थॉमसन, रुदरफोर्ड ने किया। और यहीं से मुझे पता चल रहा है न्यूट्रॉन का जो है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया जी, चैडविक करके आए थे जी। इसका भी आपने नाम सुना है, चैडविक, ठीक है जी। तो मैं यहां से बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की थॉमस ने, प्रोटॉन की रुदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। सिर्फ आप एक सिंपल सी ट्रिक याद रखिए कि ईट पर नाच, सिंपल से आप इससे थॉमस, रुदरफोर्ड और चैडविक। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की जी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की जी, न्यूट्रॉन, रुदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की जी, चैडविक ने। तो ये हमें यहां से पता चला। तो अब आइए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझते हैं कि एटम की जो है, ये हम 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से ही, कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि कुछ थ्योरीज आई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सबने अपने अपनी थ्योरीज दी। अब हम क्या करेंगे, उन थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे जी कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा, हम देखेंगे जो लेटेस्ट, जो सबसे डेवलप्ड मॉडल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरीज आई हैं इसकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो जो पहली थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, अगर हम सबसे पुरानी थ्योरी की बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो जोहान्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी, जोहान्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद कौन सी थ्योरी आ गई थी जी, उसके बाद हमने देखा था थॉमस ने एटम का एक मॉडल दिया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ये हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा था कि क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तीसरा रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और लास्ट में क्या आया था जी, सबसे लेटेस्ट, जो सबसे भी मॉडर्न जो हमें पढ़नी है जी, वो कौन सी थ्योरी आई थी जी, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है जी। तो हमें ये सब थ्योरी नहीं पढ़नी, हमें क्या, हम कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, जो सबसे लेटेस्ट है जी, सबसे मॉडर्न थ्योरी है जी, ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है। नील बोर्स पूरा नाम है जिनका, नील्स बोर, ठीक है जी। नील्स बोर जो इनका पूरा नाम है, मॉडर्न लेटेस्ट है जी, ये सबसे मॉडर्न थ्योरी है। हम अभी इसी को ही चला रहे हैं जी, इसी की थ्योरी पे ही हम काम कर रहे हैं एटम पे। तो हमने जोहान्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, हमने थॉमस भी पढ़ी है, रुदरफोर्ड भी पढ़ी है। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मॉडर्न है, सबसे लेटेस्ट है, तो इसी को ही हम पढ़ेंगे। तो जरा सा देख लेते कि रुदरफोर्ड के साथ ऐसा क्या हुआ था कि नील बोर्स की थ्योरी की हमें जरूरत पड़ी। तो रुदरफोर्ड जो है, हम थोड़ा सा रुदरफोर्ड के बारे में देख लेते हैं। उन्होंने, उसकी थ्योरी क्यों फेल हो गई थी, एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब थ्योरी दी थी रुदरफोर्ड ने, उसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, हमने देखा था एक्सपेरिमेंट में, तो रुदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो क्यों फेल हो गई थी। तो आइए थोड़ा सा रुदरफोर्ड के बारे में जान लेते कि रुदरफोर्ड की थ्योरी है वो क्यों फेल हो गई थी। तो रुदरफोर्ड के साथ क्या हुआ था जी, रुदरफोर्ड की जो थ्योरी है, रुदरफोर्ड थ्योरी फेल्स बिकॉज ऑफ 2 रीजन, 2 रीजन की वजह से फेल हो गई थी, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। तो ये 2 रीजन क्या थे जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये थी कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है
तो वो एनर्जी लूज करता है और जाके किससे टकरा जाता है या कोलाइड कर जाता है, प्रोटॉन से। तो पहली तो कमी उसके मॉडल में ये रह गई कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम क्या कहेंगे कि रदरफोर्ड जो था, पहला रीजन तो ये था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहली बात तो ये थी कि वो किसी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है जी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और एनर्जी लूज करता है और जाके किससे टकरा जाता है, प्रोटॉन से टकरा जाता है। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जी रदरफोर्ड। पहली बात तो इस वजह से फेल हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा उनके साथ क्या हुआ, वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया जी रदरफोर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जब उसने क्या किया था जी, उसने कुछ गैस के एटम लिए थे। उसने क्या किया था, गैस के एटम लिए थे और उससे क्या किया था, लाइट को पास कराया था। और उसने देखा था स्पेक्ट्रम में कि कुछ पर्टिकुलर कलर और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट तो स्पेक्ट्रम में शो हो रही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कलर और कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ शो नहीं हो रही है। तो कुछ शो हो रही है और कुछ शो नहीं हो रही है पर्टिकुलर कलर स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो जो शो नहीं हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है, इस चीज को जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब उसने हाइड्रोजन एटम लिया तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया जी। तो इसलिए क्या हो गया, रदरफोर्ड फेल हो गया। तो मैं अगर पूरी डिटेल में बताना चाहूं कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो क्यों फेल हो गई जी। पहला तो कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी लूज करता है और जाके प्रोटॉन से टकरा जाता है। दूसरा क्या कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जब मैं किसी गैसियस एटम से लाइट को पास करूंगा, तो जो स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम पे पर्टिकुलर कलर और पर्टिकुलर वेवलेंथ कुछ की तो मिल रही थी कुछ एटम की और कुछ की नहीं मिल रही थी। अब ऐसा क्यों रहा था कि कुछ की मिल रही थी पर्टिकुलर कलर, पर्टिकुलर वेवलेंथ और कुछ की नहीं, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाया हाइड्रोजन के लिए भी। तो इसलिए रदरफोर्ड की जगह किनको आना पड़ा जी, जो लेटेस्ट आए जी, फिर वो आ गए नील बोर्स। तो अब देखते हैं नील बोर्स, ये इस वजह से तो रदरफोर्ड की जो कहानी थी वो यहीं समाप्त हो गई। तो फिर कौन आ गए जी, नील्स बोर। तो नील्स बोर जो है वो लेटेस्ट और यही हमको पढ़ना है जी। तो नील्स बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये क्या कहते हैं जी एटम के बारे में, ये क्या कहता है जी, एन एटम हैज अ सेंटर कोल्ड न्यूक्लियस। ये कहते हैं कि कोई भी एटम के अंदर क्या होता है जी, एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी। तो दूसरी इसकी क्या नई बात थी जी, क्या खास बात थी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी कि एक एटम के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये बात तो नील बोर्स भी कह रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात रदरफोर्ड ने ये कही थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, revolve around a fixed circular orbit. इन्होंने क्या कहा जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेंगे विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही कहेंगे। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे। इन्होंने क्या कहा कि कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेंगे और उनकी क्या होगी, उन इलेक्ट्रॉन की कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी और साथ ही साथ क्या होगी, फिक्स्ड वेलोसिटी होगी। फर्क क्या है नील बोर्स और रुदरफोर्ड में कि इन्होंने ये कहा कि रुदरफोर्ड ने कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूमता है लेकिन वो जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो कैसे होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। और उनकी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी होनी चाहिए। अब ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट का कैसे पता चलेगा, तो इसको समझाने के लिए उन्होंने क्या दिया जी, क्वांटाइजेशन कंडीशन दी जी। इसको समझाने के लिए फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट को समझाने के लिए उन्होंने क्या दिया जी, क्वांटाइजेशन थ्योरी दी। तो इन्होंने ये क्या कहती है थ्योरी, क्वांटाइजेशन थ्योरी, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in a fixed circular orbit with electrons revolve in a fixed orbit, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेंगे, which has an angular momentum of integral multiple of h/2 पाई। तो इन्होंने क्या कहा जी, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, कुछ फिक्स्ड ही सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेंगे। अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं यहां से ये कह सकता हूं जी, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना लेता हूं, मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये आपका क्या जी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है जी। तो रुदरफोर्ड तो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकता है। अब यहाँ कोई दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, बीच में ही इन दोनों के बीच में, तो किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं। लेकिन जो बोहर है वो ये कहते हैं कि कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, मतलब पहले इसमें जाएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेंगे, मतलब कुछ फिक्स्ड में ही करेंगे। और जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है उनका कैसे पता चलेगा, ये वही ऑर्बिट होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जी, जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हाँ जी, तो जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n h/2 पाई होगा, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है जी, ये है, इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि h/2 पाई था, जब दूसरे वाले सर्कुलर ऑर्बिटर में घूमेगा तो क्या होना चाहिए जी, 2h/2 पाई होना चाहिए। जब थर्ड वाले में घूमेगा तो क्या होना चाहिए, 3h/2 पाई होना चाहिए। ऐसे ही जब फोर्थ वाले में घूमेगा तो क्या होना चाहिए, 4h/2 पाई होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें घूम रहा है ऑर्बिट में, तो जिनका इंटीग्रल मल्टीपल होगा वही क्या होंगे जी, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट होंगे। ये किसने बताया जी, क्वांटाइजेशन कंडीशन में। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है जी, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कुछ फिक्स्ड अमाउंट में होंगे। तो मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा, जब फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा था एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h/2 पाई, सेकंड वाले में 2h/2 पाई, 3 में 3h/2 पाई, ऐसे ही 4 में 4h/2 पाई। तो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो है, क्योंकि इस रेडियस के अलावा तो यहाँ पर भी एक रेडियस क्रिएट हो सकता है, तो ऑर्बिट तो यहाँ पर भी होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 3/2 h/2 पाई आ रहा है, 3/2 का मतलब क्या है जी, 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। तो क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है, नहीं है, तो इसमें नहीं घूमेगा जी इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने समझाई जी, बोहर्स ने समझाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी क्या है, आपको समझ आ गई कि बोहर्स थ्योरी ने सब कुछ किया है, मॉडर्न थ्योरी यही है। अभी इसको बाद में लेके आएंगे इसी थ्योरी को, ठीक है जी, क्योंकि फिर उन्होंने लाइट के बारे में भी बताया कि एटम पे जब लाइट को हम
डालते हैं तो क्या क्या स्पेक्ट्रम में चेंजेस आया जी, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है जी। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा एटम पे वापस जाते हैं, एटम को समझते हैं। तो देखिए, तो अब एटम के बारे में हम समझते हैं जी। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी एटम है किस किस से मिलके बना है जी, आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। ठीक है जी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एंड मास नंबर। ठीक है जी। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, कोई भी एलिमेंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर को हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे जेड से, और मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे जी। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे जी, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जेड से किसको रिप्रेजेंट करेंगे जी, एटॉमिक नंबर को। ठीक है जी। ए से जो है हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे जी, ए को हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, मास नंबर। ठीक है। तो आपको ये पता चला, किसी भी एलिमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जेड को हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से हम मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो आपका एटॉमिक नंबर है, अब जो आपका एटॉमिक नंबर है जिसे आपने जेड से रिप्रेजेंट किया है, ये किसको बताता है जी, न्यूक्लियर चार्ज को, मतलब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने। प्रोटॉन्स पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर किसको बताता है जी, न्यूक्लियर चार्ज को या प्रोटॉन को। प्रोटॉन का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस पे भी कैसे चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है जी, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस किस किस से मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन क्या होता है जी, न्यूट्रल है। तो जो चार्ज होगा न्यूक्लियस पे वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से। अब इसकी बात करेंगे जी। सेकंड, अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एलिमेंट में, उतने ही क्या होंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब मास नंबर है, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको बताएगा जी, मास नंबर किसको बताएगा, मास नंबर बताएगा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों के सबमिशन को कौन बताएगा जी, मतलब प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आई है उसको कौन बताएगा, मास नंबर। तो मास नंबर किस किस के बराबर है जी, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, इन दोनों की संख्या को अगर मैं जोड़ कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो वो किसको बता देगा, मास नंबर को। ठीक है जी। तो मुझे यहां से पता चला जेड किस किस को बताएगा जी, प्रोटॉन को बताएगा कितने प्रोटॉन है, और किसको बताएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को बताएगा, कितना न्यूक्लियर चार्ज है, इसको कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर। मास नंबर किसको बताएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से कितनी संख्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पे जो संख्या आई है उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा मास नंबर। तो मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ के बराबर। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि आपके पास मान लीजिए हीलियम है, आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर कितना जी 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, तो आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी इसमें, इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर ही बताएगा इलेक्ट्रॉन कितने और प्रोटॉन कितने हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही क्या है जी, प्रोटॉन है। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो अगर एक बात देखिए आप, अभी आपने क्या कहा था, मास नंबर किसके बराबर है, मास नंबर होता है ए किस किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। और आपने क्या कहा था, जो जेड है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है जी। तो मैंने इसको फर्स्ट कर लिया, इसको सेकंड इक्वेशन कर लिया। अब मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है जी, एटॉमिक नंबर के बराबर, मैंने फर्स्ट में रखा। तो E इज इक्वल टू जेड प्लस पी, जेड प्लस एन बन जाएगा जी। मैंने क्या किया, ये P किसके बराबर है जी, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में प्रोटॉन की जगह क्या रख लिया, जेड रख लिया। अब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड को इधर लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो एन है वो किसके बराबर है, ए माइनस जेड के बराबर है जी। तो मतलब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर कौन सा होता है जी, ऊपर वाला। एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, नीचे वाला। अगर आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो आप अगर इसमें से मास नंबर में से किसको माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस करके देखिए 4 में से 2 को करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा जी। तो वो इसकी किसकी संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है जी। अभी एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी एलिमेंट में बता सकते हैं जी। मान के चलिए अब आपके पास, मैं आपको ऑक्सीजन एटम दे देता हूँ जी। ऑक्सीजन का आपको पता है कितना होता है जी, 8 होता है और इसका मास नंबर 16 होता है। अगर आपसे पूछी जाए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जो नीचे वाला होगा मतलब एटॉमिक नंबर, उतने ही तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अगर आपको न्यूट्रॉन पता करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे, मतलब मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएगा जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, ए माइनस जेड। ए क्या था जी, मास नंबर, जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कौन सा होता है, ऊपर वाला। एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, नीचे वाला। तो कितना हो गया जी, 8 आंसर आ गया। तो इसमें हम बता सकते कि 8 ही न्यूट्रॉन है। तो ऑक्सीजन में क्या है, 8 ही इलेक्ट्रॉन, 8 ही प्रोटॉन और 8 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। आप मैग्नीशियम लेके देख लीजिए, मैग्नीशियम अब ये 12 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो ऑब्वियसली कई बार ऐसे भी लिख के दे देगा आपको, यहाँ पर क्या करेगा, कुछ देगा नहीं तो आपको पता होना चाहिए इसका मास नंबर कितना है जी, 24। कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 12। कितने प्रोटॉन है जी, 12। कितने न्यूट्रॉन है जी, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर दीजिए, 24 माइनस 12 आंसर 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना गए, 12। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बता सकते हैं जी। अब बात करते हैं जी आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, ये सब क्या है जी। ठीक है जी, तो आइए समझते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार वगैरह क्या है जी। तो समझते हैं सबसे पहले आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसो का मतलब जनरली जो केमिस्ट्री में होता है वो सेम होता है जी, सेम। ठीक है, जब सेम क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है जी, आइसोटोप्स होते हैं जी एटम्स होते हैं, किसके, एटम्स होते हैं किसके, ऑफ सेम एलिमेंट। सेम ही एलिमेंट के क्या होंगे, एटम होंगे, जिनका क्या होगा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए इसको समझिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एटम होते हैं सेम ही एलिमेंट के। एटम है जी सेम एलिमेंट के, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन लिया, सेम ही एलिमेंट है। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, एक और एटम लिया, वो भी हाइड्रोजन रहेगा। तो एटम है जी सेम एलिमेंट की, जिसमें क्या रहेगा, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम है सेम ही एलिमेंट के। अब क्या हुआ, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर क्या जी, सेम है। मास नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इसका 1 ले लिया मैंने मास नंबर, इसका 2, इसका 3। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, ये आइसोटोप्स है जी। आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, एटम देखिए सेम एलिमेंट के, जिनका क्या है जी, सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन डिफरेंट क्या है जी, मास नंबर। ठीक है जी, तो ये सारे क्या है जी, इसको कहते हैं हम प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको क्या कहते हैं जी, ट्रीटियम। और ये सब क्या है जी, आइसोटोप्स हैं जी। ये तीनों क्या है जी, आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है जी, आइसोटोप्स हैं जी किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई, आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, अब चलते हैं जी आइसोबार पे, कि आइसोबार क्या होता है, आइसोबार। ठीक है जी, आइसोबार क्या होता है जी आपका, आइसोबार, आइसोबार क्या है जी, देखिए आइसोबार क्या है जी, ये एटम होंगे डिफरेंट एलिमेंट के। आइसोटोप क्या थे, एटम थे सेम एलिमेंट के, लेकिन ये क्या होते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, यहां उल्टा हो जाएगा, हैविंग सेम मास नंबर, सेम मास नंबर
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम रहेगा। वहां क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था। यहाँ क्या होगा, मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए, आर्गन लेके चलिए। आर्गन का क्या है जी, 18 एटॉमिक नंबर है, 40 आएगा। ठीक है जी। पोटेशियम लेके चलिए 19 आएगा, 40 ही आएगा मास नंबर। कैल्शियम लेके चलिए 20, सेम ही मास नंबर। अब देखिए इन तीनों में, ठीक है जी, एटम क्या है जी, अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट का। ये आर्गन एलिमेंट है, ये पोटेशियम है, ये कैल्शियम है। तीनों एलिमेंट के जो एटम है वो क्या जी, अलग अलग है। उनका क्या है जी, सेम क्या है जी, मास नंबर देखिए ऊपर वाला होता है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है जी, एटॉमिक नंबर नीचे वाला देखिए तीनों अलग है। तो इनको हम क्या कहेंगे जी, आइसोबार। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है जी, आइसोटोन समझिए अब क्या है जी, आइसोटोन्स। तो ये क्या होते हैं जी, आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटम्स having same number of neutron, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी जी। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा जी। देखिए एग्जाम्पल में लेके चलूं तो सिलिकॉन का ले लेते हैं। सिलिकॉन का कितना जी, 14 होता है एटॉमिक नंबर, 30 आएगा। ऐसे ही फॉस्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर, 31 इसका आएगा। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, और क्या ले सकते हैं जी आप इसमें आप ले सकते हैं जी, यहाँ से अगर आप देखें सल्फर ले सकते हैं। सल्फर का 16, 32। अब देखिए मैंने क्या कहा, एटम्स होते हैं जिनका क्या बस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, मतलब एटम न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, आप मास नंबर में से करते हैं, एटॉमिक नंबर को माइनस करके देखिए जी 16 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप माइनस करके देखिए 16 आएगा, यहाँ पर भी आप माइनस करके देखिए 16 आएगा। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, इन एटम्स में बराबर है। पर डिफरेंट क्या है जी, आप देखिए मास नंबर डिफरेंट है। तो इनको क्या कहेंगे हम, आइसोटोन्स। तो होपफुली आपको इस बातें समझ आई होगी कि आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन्स क्या है। अब वापस हम चलते अपनी बोहर थ्योरी पे। तो बोहर थ्योरी की जो हमारी बात हो रही थी, जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो बोहर थ्योरी है उसने क्या कहा था, गैसियस एटम पे लाइट डाला था, फिर स्पेक्ट्रम को देखा था। ठीक है, वहां हमारी बात खत्म हुई थी। तो बोहर्स मॉडल पे वापस चलते हैं, बोहर्स मॉडल। ठीक है जी, बोहर्स मॉडल ने क्या कहा, जो ये लाइट थी जो हमने गैसियस एटम पे डाली, उसके बारे में ये कहा कि जो लाइट होता है, लाइट जो होती है उसका क्या होता है जी, ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल का मतलब डबल नेचर। ठीक है जी, ड्यूल नेचर होता है। दो नेचर कैसा होता है जी, एक होता है वेव नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं जी, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है जी, पार्टिकल नेचर। ठीक है जी, अब जो वेव नेचर जो है लाइट का, उसको किसने एक्सप्लेन किया जी, आप करेंगे जी एक्सप्लेन, मैं तो करूंगा ही जी। ठीक है, मैं तो करूंगा ही, लेकिन किन साइंटिस्ट ने किया था जी, मैक्सवेल करेंगे जी। मैक्सवेल जो है वो क्या करेंगे, इसके बारे में बताया कि वेव नेचर कैसा होता है लाइट का। और पार्टिकल नेचर को किसने डिस्कस किया जी, साइंटिस्ट आए थे जी, प्लैंक्स साइंटिस्ट आए थे। तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगी, किसको, पार्टिकल नेचर को। और इन दोनों के बारे में क्या करेंगे हम, पूरा एक अलग डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियो में। तुम जो बोहर है, इन्होंने क्या कहा, लाइट है उसका ड्यूल नेचर है, डबल नेचर है। कैसा नेचर है, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। वेव नेचर को कौन एक्सप्लेन करेंगे, मैक्सवेल। पार्टिकल नेचर को कौन एक्सप्लेन करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और इसको मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इनके वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को डिस्कस करेंगे, बोहर थ्योरी में जो उन्होंने बताया। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रेजेंट करूं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बोहर्स मॉडल की लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। थैंक यू सो मच।